आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत में आप सभी छात्रों का स्वागत है। कल अपने त्वचा के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे मल विवेचन। मल विवेचन मल विवेचन में क्या है? मल किसको कहते हैं? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये तीनों चीज शरीर के अंदर सम अवस्था में रहेगी तो शरीर स्वस्थ है। अगर ये विषम हो जाएंगे तो अस्वस्थ है। जैसे दोष धातु और मल। मल भी सम अवस्था में रहना चाहिए। जैसे कि किसी को दस्त लग रहा है या जिसके कब्जी हो गई तो वो मल बाहर नहीं आता, इसलिए बीमार हो जाता आदमी। ठीक है, उसी हिसाब से दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो इनकी साम्य अवस्था बहुत जरूरी है, समान अवस्था। मल किसको कहते हैं? जो शरीर को मलिन करे। जो शरीर को मलिन करे उसको मल कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार जब आहार समुचित रूप से पच जाता है तथा उसका जो स्वच्छ भाग होता है वह रस कहलाता है। स्वच्छ भाग जो है रस कहलाता है और मल भाग जो है किट कहलाता है। जो मतलब जैसे आहार किया, आहार करने के बाद में स्वच्छ भाग है वो कहलाता है रस, और जो कुछ बच जाता है उसको मल जो है उसको कहते हैं किट। ठीक है, मल भाग दो है जो आहार रस के करने के बाद में शुद्ध रस, और वो उसका जो मल है वो है किट। ठीक है, इस प्रकार आहार परिणाम के दो भाग होते हैं, प्रसाद भाग और रस। इसको प्रसाद भाग भी कह सकते हैं और रस भी कह सकते हैं। ठीक है, मल भाग होता है वो किट होता है। ये याद रखना। ये जो संस्कृत के शब्द है ना ये थोड़े से कठिन है। इसको मल भाग है, जैसे किट भाग है, प्रसाद भाग है, रस भाग है, इस तरह से। इस प्रकार आहार परिणाम के दो भाग होते हैं, प्रसाद भाग रस, मल भाग किट। किट भाग से मूत्र, पुरुष, स्वेद, वात, पित्त और कफ एवं कान, आंख, नाक, मुख, रोमकूप तथा जननेन्द्रिय का मल व केश, दाढ़ी का बाल, रोम, नख आदि अवयव की पुष्टि होती है। किससे? किट भाग से। ये किट भाग से होती है। ये जो मल होता है ना, आहार रस का जो मल है उससे ये चीजें होती हैं। अन्न का मल पुरुष तथा मूत्र होता है। अन्न भाग का किट भाग जो है वो मल और पुरुष। पुरुष कहते हैं लेट्रिन को। ठीक है, ये ध्यान रखना। रस का मल कफ, रक्त का मल पित्त और मांस का मल कान, नाक आदि छिद्रों का मल, मेद धातु का मल स्वेद होता है, अस्थि का मल केश, रोम, मज्जा तथा मल त्वचा गत स्नेह तथा आंख का कीचड़ होता है। इस प्रकार धातुओं के पाक से दो परिणाम प्राप्त हुए, किट भाग और मल भाग। ये प्रसाद भाग किट धातु स्नेह परंपरा से एक दूसरे को धारण करने वाले होते हैं। अब ऊपर सारणी में देखो आप, जैसे धातु का नाम रस है। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, लास्ट का होता है ओज। हाँ, तो रस धातु का मल क्या है? कफ।
रक्त धातु का मल है पित्त, मांस धातु का मल है कान नाक आदि का मल, और मेद धातु का है स्वेद, अस्थि का है केश और रोम, और मज्जा का है त्वचा का स्नेह और अक्षिमल। अक्षिमल किसको कहते हैं? आंख में जो ग्रीड आता है उसको अक्षिमल कहते हैं। ठीक है। सुश्रुत के अनुसार रस का कफ, रक्त का पित्त, मांस का कर्ण नाश आदि स्रोत, संक्षिप्त मल, मेद का स्वेद, अस्थि का नख तथा रोम व मज्जा का मल, नेत्र कीचड़ और त्वचा का सन्यांश, ये इन धातुओं के मल होते हैं। अब इसमें सारणी दी गई है, ये सुश्रुत के अनुसार है। ऊपर वाली है ये वाग्भट के अनुसार है, नीचे वाली है ये सुश्रुत के अनुसार है। ठीक है नहीं, ये अपने आचार्य चलते हैं, वाग्भट है, सुश्रुत है, सारंगधर है, तो इसका अलग अलग है वर्णन। तो रस धातु से कफ बन गया, रक्त धातु से पित्त बन गया, मांस धातु से कर्ण नास आदि स्थित मल बन गया, मेद धातु से स्वेद, अस्थि धातु से नख रोम, मज्जा धातु से नेत्र मल व त्वचा। वाग्भट के अनुसार क्या है? रस धातु से कफ, रक्त धातु से पित्त, मांस धातु से कान नाक आदि छिद्रों का मल, मेद धातु से स्वेद, अस्थि धातु से नखों व रोम, मज्जा धातु से त्वचागत स्नेह, नेत्र मल तथा शुक्र धातु से ओज। ठीक है, नामक मल की उत्पत्ति होती है। ये जो वाग्भट है ना, उसने ये कहा, ये सारणी जरूर देखा करो, पूरा अगर नहीं पढ़ सको तो ये सारणी है ना, सारणी के अंदर डिटेल दिया हुआ है। जैसे रस धातु का कफ, रक्त धातु का पित्त और मांस धातु का कान नाक आदि छिद्रों के मल, मेद धातु का स्वेद, अस्थि धातु का नख व रोम, मज्जा धातु का त्वचागत स्नेह नेत्रमल और शुक्र धातु का ओज। सारंग धर्म के अनुसार क्या है? ये सारंग धर्म बता रहा है। रस धातु का मल जीवा, नेत्र कपोल आदि का जल, रक्त धातु का मल रंजक पित्त, मांस धातु का मल कान का मल, मेद धातु का मल जीव दंत जननेन्द्रिय का मल, अस्थि धातु का मल नाखून, मज्जा का मल नेत्रों का मल, शुक्र का मल मुख के संदिग्धता, यौन पीड़िकाएं। यौन पीड़िका किसको कहते हैं? यौन पीड़िका, यौन पीड़िका कहते हैं मुंह पर वो गोमड़ी सी होती है ना, हाँ पिंपल्स है, पिंपल्स है, तो ये यौन पीड़िका बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, याद रखना। तो उसी हिसाब से रस धातु का जीवा, नेत्र कपोल का मल, रक्त धातु से रंजक पित्त, मांस धातु का कान का मल, मेद धातु का जीवा दंत कक्षा जननेन्द्रिय का मल, अस्थि धातु केश नख रोम, मज्जा धातु का नेत्र का मल, शुक्र धातु का मुख की संदिग्धता, यौन पीड़िकाएं। यौन पीड़िकाएं, ये यौवन माने जवानी की पीड़िकाएं, जवानी आती है उसके मुख के ऊपर गुमड़ियां हो जाती हैं, इसको यौन पीड़िका कहते हैं। अब आता है पुरुष। अब पुरुष क्या है? हाँ मल है, तो पुरुष मल है, लैट्रिन को कहते हैं पुरुष। भुक्त आहार का पाचन होने के पश्चात सार भाग किट भाग का निर्माण होता है। सार भाग रस से धर्मी अंश और किट भाग पुरुष व मूत्र होता है। किट मतलब गंदापन, मतलब उसका मल। भुक्त आहार वायु द्वारा आगे धकेला जाता हुआ पक्वाशय में जाकर अग्नि द्वारा शोषित होने के एक लिए पिंड का रूप धारण कर लेता है तथा कटु रस में परिवर्तन हो जाता है, इससे वायु की वृद्धि हो जाती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पुरुष धरा कला में पहुंचकर यह पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। इसका विभाजन धारण पुरुष धरा कला करती है। पांचवी कला का नाम पुरुष धरा कला है, जो कोष्ठ में रहकर पक्वाशय का आश्रय करती हुई मल का विभाजन करती है। एक कृत के पास कोष्ठ हाथों का आश्रय करती हुई उंडुक में रहने वाले मतल को विभक्त करने वाली कला का धर्म कहते हैं। यह मतलब जो खाया हुआ आहार है वो पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय का मतलब बड़ी आंत। उसके अंदर क्या है कि जो पित्त की वजह से जो सार भाग होता है वो आसुषित हो जाता है। आसुषित का मतलब होता है वो चूस लेती है आंत से, और जो मल भाग है वो बाहर निकल जाता है। हेलो, हाँ नमस्कार। अच्छा, अब भुक्त आहार वायु द्वारा आगे धकेला जाता है।
शरीर के अंदर जो वायु होती है, जो भुक्त आहार यानी खाया हुआ आहार, वो वायु के द्वारा धकेला जाता है और वहां पित्त की वजह से उसको जो सार भाग है उसको दूषित कर लेता है और मल भाग है वो पुरुष बन जाता है। ठीक है, वो लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। पांचवी कला का नाम पुरुष धरा कला है। कोष्ठ में रहकर पक्वा से या आश्रय करती हुई मल का विभाजन करती है। यकृत के पास कोष्ठ व आंतों का आश्रय करती हुई उंडुक में रहने वाले, उंडुक क्या चीज है? उंडुक किसको कहते हैं? उंडुक आंत की पूंछ होती है कि अपन कहते हैं कि वो हो गया इसके क्या बोलते हैं, बड़ी आंत और छोटे आंत जहां मिलती है ना, वो छोटी सी एक पूंछ होती है वहां, उसको उंडुक बोलते हैं। ठीक है नहीं, बड़ी आंत और छोटे आंत जहां जोड़ होता है वहां यानी 2 इंच के लगभग है उसकी वो पूंछ होती है, उसको उंडुक बोलते हैं। आहार का रस रस होता है, असार मल रूप में प्रवृत्त हो जाता है तथा द्रव रूप असार भाग रक्त रूप में परिणित रस को वृक्कों द्वारा छानकर मूत्र प्रणालियों में होता हुआ अग्नि बस्ती में चला जाता है। जो रस भाग है ना, उसी से मूत्र बनता है, जिससे उसके मूत्र संज्ञा होती है। आहार का किट भाग मल होता है जो कि पक्वाशय में पहुंचता है। पुरुष का प्रमाण क्या है? 7 अंजलि। अपने शरीर के अंदर 7 अंजलि यानी 7 अंजलि पुरुष रहता है, लैट्रिन रहता है। तो यो सम अवस्था यानी कि आंत खाली नहीं होती है, कभी भी आंत के अंदर रहता ही है, लेकिन वो जब अपने प्रेशर बनता है, जब अपन बाहर जाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि पूरा पूरा बाहर आ गया ना, पूरा बाहर नहीं आता है। जब ही तो कहा है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु और मल यानी ये सामान्य अवस्था में रहना चाहिए। आज किसी को बिल्कुल ही नहीं लगता, वो बीमार हो जाता है, ज्यादा लग जाते हैं तो बीमार हो जाता है, लेकिन ये समान अवस्था में रहना चाहिए। पुरुष का प्रमाण 7 अंजलि है और आचार्य चरक के अनुसार पुरुष व स्रोत का मल पक्वाशय तथा पक्वाशय किसको कहते हैं? पक्वाशय, बड़ी आंत को पक्वाशय कह देते हैं। ठीक है, बड़ी आंत होती है ना, अपने शरीर के अंदर 2 आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये आंत रहती है पेट के अंदर, यहाँ ये आंत नहीं होती है, ये पसली होती है। आंत अपने पेट के अंदर रहती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, तो आचार्य के अनुसार पुरुष व स्रोत का मूल पक्वाशय तथा गुदा है। पुरुष के कार्य क्या है? देखो, पुरुष का भी कार्य है। क्या कार्य है? आचार्य चरक के राजयक्ष चिकित्सालय में पुरुष को बल कहा है। अगर समान रूप से पुरुष रहेगा शरीर में तो उसको बल कहते हैं। इसमें अग्नि के मंद हो जाने पर शरीर पोषक तत्वों का मल रूप में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए मल की रक्षा करनी चाहिए। सभी धातुओं के क्षीण होने पर मनुष्य का बल पुरुष के बल पर ही निर्भर रहता है। सभी धातु क्षीण हो जाएगी, लेकिन उसका मल रहेगा ना पेट में, वो शरीर धारण करेगा। इसी को योग रत्नाकर ने इस प्रकार कहा है कि मनुष्य का बल शुक्र के आश्रित व जीवन मल के आश्रित रहता है, अतः राजयक्षमा वाले रोगी को मल की रक्षा करनी चाहिए। राजयक्षमा किसको कहते हैं? टीबी को। जो टीबी का मरीज होता है उसके मल रहना चाहिए शरीर में। अगर मल नहीं रहेगा, दस्त लग जाएंगे तो वो पार हो जाएगा। तो टीबी वाले के दस्त नहीं लगने चाहिए। आचार्य सूत्र के अनुसार पुरुष शरीर वायु तथा अग्नि को धारण करता है। अपक्व मल गुरु होने के कारण पानी में डालने पर डूब जाता है तथा पक्व मल पानी में डालने पर तैरता है। ये पहचान है। क्या है पुरुष की पहचान? जो कच्चा मल होता है, कई बार रोटी खाई, अपना हजम सही नहीं होता है, अपन लैट्रिन गए तो लैट्रिन वो कच्चा निकलता है, तो कच्चा निकलेगा वो क्या है? पानी के अंदर डूब जाएगा। और अगर पुरुष मतलब पक्वाशय में सही रूप से पका हुआ है, वो पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, किंतु यदि मल अत्यंत पतला व अत्यंत गाढ़ा या अधिक शीतल कप से दूषित हो तो इन परीक्षा द्वारा मल के पक्व या अपक्व ज्ञान नहीं हो सकता। दोनों से मिश्रित मल पानी में डालने पर डूब जाता है। मल अत्यधिक दुर्गंध युक्त विच्छिन्न
थोड़ा थोड़ा प्रवृत्त होता है, इस आम संज्ञ कहते हैं। इन लक्षणों के विपरीत लक्षण जिस मल में हो तथा जो मल पानी में तैरे, रोगी के शरीर में हल्कापन रहे, उसे पक्को मल कहते हैं। लैट्रिन जाने के बाद में शरीर हल्को लागे नहीं तो आप मान लो कि सही तरीके से आदमी सही है, पुरुष उसका सही निकला है। पक्वाशय में स्थित जो मूत्रवाहिक नाड़ियां हैं, वे सदा बस्ती को मूत्र द्वारा तर्पित करती है, जैसे नदियां अपने जल से समुद्र को तर्पित करती है। इन नाड़ियों के हजारों मुख हैं, जो कि सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देती। आमाशय तथा पक्वाशय के भीतरी भाग से नाड़ियों के द्वारा लाए गए मूत्र के धारण को जागते हुए तथा सोते हुए मनुष्य की बस्ती पूरी होती रहती है। ये जो मूत्र है ना, ये सोते हुए जागते हुए दोनों तरह ही ये इकट्ठा होता रहता है। मूत्र जो है, जिस तरह मुख पर्यंत पानी में रखा हुआ नूतन मिट्टी का घड़ा अपने आसपास के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा रिस रिस कर जल से भर जाता है, उसी तरह बस्ती अपने चारों ओर बने हुए सूक्ष्म छिद्रों द्वारा मूत्र से भरती रहती है। शरीर में मूत्र की 4 अंजलि बताई गई है। मूत्र का जो है वो 4 अंजलि है, और पुरुष का कितना है? 7 अंजलि। पुरुष का जो है अपने शरीर में 7 अंजलि है, और मूत्र है वो 4 अंजलि है। हाँ, ये ध्यान रखने की बात है, ये पढ़ते रहना। ठीक है। मूत्र के कार्य क्या है? मूत्र बस्ती को पूरित करता है तथा शरीर में आर्द्रता बनाए रखता है। मूत्र क्या करता है? शरीर की आर्द्रता यानी नमी। मूत्र का कार्य कलेद को बढ़ा देना है। इस प्रकार शरीर में स्थित प्रमाण से अधिक आर्द्रता या कलिनता की पृथक होकर मूत्र के रूप में बाहर निकलती है। यह मूत्र बस्ती को पूर्ण करता है तथा उसे हमेशा आर्द्र या गीला बनाए रखता है। यह अन्न के द्वारा उत्पन्न कलेद का वाहक है। मूत्र व स्रोत। आचार्य चरक के अनुसार मूत्र व स्रोत 2 मूल हैं, बस्ती तथा दोनों वृक्षण। वक्षण किसको कहते हैं? अपने टेस्टिकल बोलते हैं ना, टेस्टिकल, उसको वृषण बोलते हैं। एक तो बस्ती के अंदर मूत्र इकट्ठा होता रहता है। एक वृषण जो नीचे होता है ना, उसको वृषण कहते हैं। हाँ, पेटू के नीचे। ये मूत्र व स्रोत के 2 मुख्य बस्ती और मेद। मेद धातु क्या है? स्वेदन, स्वेद मतलब क्या होता है? पसीना। हाँ, स्वेद पसीने को कहते हैं। मेद धातु का मल स्वेद है। मल स्वेदस्तु मेद से। स्वेद कलेद का धारण तथा त्वचा में सुकुमारता बनाए रखता है। पसीना है वो शरीर में सुकुमारता मतलब सुंदरता, हाँ, बनाए रखता है। शरीर में ऊष्मा का नियमन स्वेद के द्वारा होता है। स्वेद का स्थान संपूर्ण शरीर है। पसीना है शरीर के सभी भागों में होता है। यह जरूरी नहीं है कि मुख पे नहीं आए, और पसीना सभी जगह आता है। धातुओं में स्थित वातादि 2 स्नेह से कलेदित होकर शरीर को द्रव भाग को प्राप्त कर कोष से स्वेद वहन करने वाले स्रोतों द्वारा बाहर निकल जाते हैं। आचार्य चरक के अनुसार स्वेद व स्रोत के मूल भेद हैं तथा रोमकूप हैं। अपने जो बाल खड़े हैं ना, इसके नीचे मतलब रोमकूप होते हैं। रोमकूप को मतलब कूप पानी कुआ, हाँ, छिद्र सा जो कूप होते हैं उसको बोलते हैं रोमकूप। ये आपका चैप्टर पूरा हो गया आज। कल अपन पढ़ेंगे प्रकृति विकृति। ठीक है। इसमें आपको मल पढ़ा दिया गया है।